मुझे आज भी डर लगता है रातों से। भाग 7 अंतिम भाग। एक पल लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर फिर किस्मत ने मेज ही उलट दी और हम बाजी हार गए। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि पुलिस चीफ राजेंद्र भी इन सब में शामिल होंगे। उनके पास एक पिस्तौल थी और हम तीनों निहत्थे। साथ ही जनेट घायल थी। भले हम उनसे संख्या में अधिक थे, पर फिर भी वह एक अनुभवी और प्रशिक्षित पुलिसकर्मी थे। ताकत में तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते थे, पर शायद बुद्धि में उन्हें प्लान था। बुद्धि में उन्हें मात दे सकते थे। जेनेट और दिव्या के दिमाग में शायद यही प्लान था और इसलिए भी वह शांत थे और इशारों में भी मुझे शांत रहने की हिदायत दे रहे थे। राजेंद्र ने हम सबको एक साथ एक कोण में बिठाया और खुद हमारे सामने बैठ गए, पिस्तौल के मुंह को हमारी ओर करते हुए। काफ़ी समय तक हम शांत ही बैठे रहे। फिर दिव्या ने चुप्पी तोड़ी। आपने यह सब क्यों किया? राजेंद्र सर्द लहजे में बोले, तुम जानकर क्या करोगी? थोड़ी समय तक फिर चुप्पी रही। फिर से दिव्या बोली, आप हम सबको मारने ही वाले हैं, तो कम से कम आप हमें यह तो बता ही सकते हैं ना। राजेंद्र, हम ठीक हैं। काफ़ी समय से यह राज सीने में दबाए घूम रहा था। आज मरने से पहले बता ही देता हूँ, मन हल्का हो जाएगा मेरा। राजेंद्र के मुंह से मरने की बात सुनकर तीनों लड़कियां हैरान रह गईं। राजेंद्र ने बोला, शुरू किया। ऐसा तो पूरा शहर ही जानता है कि मेरा एक बेटा है, विक्की, जो विदेश में सैन्य विज्ञान की पढ़ाई करने गया था, पर असल में वह काफ़ी पहले ही यह वापस लौट आया था। उसे सैन्य इतिहास में दिलचस्पी थी, खासकर ब्रिटिश राज्य के सैन्य इतिहास की। इसलिए वह लंदन गया था पढ़ने। वहीं उसे पता चला कि यहाँ हमारे शहर में एक गुप्त अंग्रेजी सैन्य बेस था, जो इन पहाड़ियों में कहीं था। कहते हैं कि अंग्रेज़ों को भनक थी कि स्थानीय शासक आपस में मिलकर अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे, इसलिए इस सैन्य बेस का निर्माण कराया गया था। अंग्रेज़ों ने इस सैन्य बेस में कई हथियार रखवाए थे और विकी को शक था कि लॉयड इनफील्ड भी 23 नामक राइफल भी यहाँ मंगवाई गई थी। दस्तावेज़ों के मुताबिक अंग्रेज़ों ने करीब 1000 वैसी राइफल मंगवाई थी ब्रिटेन से भारत। यह बंदूक अपने समय की काफ़ी उन्नत बंदूक थी, पर फिर निर्माण के दौरान कुछ गलतियों के कारण अधिकतर राइफल खराब निकली। विकी को शक था कि शायद यह वह कीमती राइफल यहाँ मिल जाए। यदि ऐसे वह कुछ अच्छी क्वालिटी के राइफल मिले जिसमें कोई खराबी नहीं थी, तो वह इस दशक की सबसे बड़ी खोज में से एक होगा। वह यह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर खोज करने लग गया। यहाँ मैंने भी उसकी सहायता की, पर उसे यहाँ आने देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ एक शैतानी रूह थी जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई, पता नहीं कब। जितना मेरा अनुमान है, वह रूह एक अंग्रेज़ अफसर की है जो काफ़ी हद तक एक साइकोपैथ था। उसे लोगों को मारने और यातना देने में मज़ा आता था। बिना शरीर के वह कुछ नहीं कर सकता था, पर फिर शरीर मिलने के बाद वह यह सब करने लग गया। यदि पुलिस उसे पकड़ लेती तो सब यही कहते कि विक्की है, विक्की ही सीरियल किलर है, जबकि वह कसूर है। उसके शरीर में आत्मा है, ये कौन मानता। इसलिए मैं उसे बचाता रहा, पर इसकी भी एक सीमा है। शहर वाले, मीडिया और पुलिस हेडक्वार्टर्स से मुझ पर काफ़ी प्रेशर आ रहा था।
साथ ही मेरे जूनियर अतुल सूर्यवंशी को भी मुझ पर शक होने लगा है। यह सुनकर जेनेट भड़क कर बोली, तो तुम जो एक पुलिसकर्मी हो और जिसका काम जनता की रक्षा करना है, वो अपने बेटे के मुंह में अपने फर्ज से खिलवाड़ किया। जानते हो जानते हो इस वजह से कितनी मासूम लड़कियों की जान गई। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। यह सुनकर भी राजेंद्र का चेहरा वैसा ही रहा। फिर वो बोला, मैं वही करने वाला हूँ। मैंने पहले तो उस रूह से समझौता कर लिया और फिर छुपकर यह बारूद बिछा दिए हर जगह। मैंने देखा था कि उस रूह के कारण मेरे बेटे के शरीर पर नुकसान के बावजूद अधिक असर नहीं होता, और यदि उसे दूसरे इंसान का मांस मिल जाए तो वह अपने घाव भी भर लेता है। इसलिए उसे बारूद से उड़ाने के अलावा मुझे कुछ और नहीं सूझा। शायद उसे बारूद ख़त्म नहीं कर पाए, पर शायद उसे वह यहीं कैद कर ले। मैं खुद भी यहीं मारूंगा और सभी सबूतों को यहीं दफन कर दूंगा। और क्योंकि तुम सब चश्मदीद गवाह हो, इसलिए मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दे सकता। भले ही दुनिया तुम्हारी बातों पर पूरी तरह यकीन करे, तो भी यह बात फैल जाएगी कि मेरा बेटा विकी राजपूत एक वैसी हत्यारा है जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। यह कहकर राजेंद्र उठे और उन्होंने अब आने पॉकेट से एक रिमोट निकाला और कहा, बस इसका एक बटन दबाते ही हम सब यहीं दफन हो जाएंगे। मरने से पहले ईश्वर से दुआ कर लो। इतना कहने पर ही एक जोरदार आवाज़ आई। उस हॉल के दाएं सुरंग से एक आकृति आती दिखाई दी, जो किसी मनुष्य की तो बिल्कुल नहीं थी। और जब वह आकृति सामने आ गई तो सभी के होश उड़ गए। मैं उस डरावनी सी चीज़ को देखकर जोर से चीख पड़ी और राजेंद्र भी उसे देख मानो बुत बन गए थे। वो डरावनी चीज़ असल में कोई मनुष्य का एक भद्दा मिश्रण था। वह पूर्ण मनुष्य नहीं था, पर वह एक राक्षस जैसी चीज़ थी। उसमें कई हाथ और पैर यहाँ वहाँ चिपके हुए थे और 2 से 3 मानव सिर लगे हुए थे। उसकी चमड़ी मानो वो जैसी थी, पर थोड़ी पिघली हुई थी। कुछ जगहों पर तो चमड़ी ही नहीं थी और हमें उसके उस भयानक शरीर के अंदर के अंग और हड्डियां दिख रही थीं। वह करीब 10 फीट ऊंचा था और 4 फीट चौड़ा था। उसे देख राजेंद्र बोल पड़े, बेटा विक्की, क्या तुम अब भी जिंदा हो? लगता है उस रूह ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य लाशों को भी अपने में समा लिया है। बेटा बस थोड़ा देर रुको, मैं तुम्हें अभी इस भयानक रूह से निजात दिलाता हूँ। पर इतना कहने पर ही वह अजीब सा राक्षस उन पर झपट पड़ा। इस चक्कर में उनके हाथ से रिमोट गिर कर नीचे गिर गया और राक्षस राजेंद्र को मानो अपने अंदर समाने लगा था। राजेंद्र का शरीर उस राक्षस के अंदर घुसता जा रहा था और उसकी चमड़ी पिघलकर राजेंद्र पर चढ़ने लगा था। ठीक स्पाइडरमैन के खलनायक वेनम की तरह हम सब यह नज़ारा देखकर दंग रह गए थे। पर जेनेट ने फुर्ती दिखाई और पास पड़ी एक लकड़ी को उठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठी मत रहो, भागो जल्द से का बीच वाली सुरंग में जाओ, जिसमें से तारे अंदर आ रही हैं। वहीं बाहर जाने का मार्ग है। मैं उस रिमोट को लेने की कोशिश करती हूँ, क्यों, ताकि यह मनुष्य जगह इस राक्षस के साथ ही ख़त्म हो जाए। यह सुन दिव्या चिंतित होकर बोली, पर यह खतरनाक है जेनेट, और तुम भी हमारे साथ आ जाओ। यह यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। जेनेट बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर हम सब भागे तो वह राक्षस हमारे पीछे आ सकता है। अगर मुझे रिमोट मिल जाए और वह विस्फोट हो जाए तो कम से कम हम उसे रोक सकते हैं।
मेरी टांग में गोली लगी है, जिस कारण मैं तुम दोनों के लिए केवल बाधा ही बनूंगी। पर एक बार इस जगह को उड़ा दूं तो वादा करती हूँ कि मैं भी जल्द से जल्द तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। हमने नम आंखों के साथ जेनेट को वादा किया। आखिरी बार जब मैंने मुड़कर देखा था, तब जेनेट उस लकड़ी को लेकर दौड़ रही थी उस राक्षस पर। हम उस सुरंग में दौड़े जा रहे थे। वह सुरंग अंधेरी थी और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर कुछ मिनट आगे जाने पर ही हमें एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई और फिर कंपन महसूस हुए। जेनेट ने अपना काम कर लिया था। फिर हमें भागने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने ईश्वर के लाख शुक्रिया किया कि उसने जेनेट को सुरक्षित रखा, पर हमारी सुई जल्द ही गायब हो गई। हमें एक जोरदार गुर्राने की आवाज़ आई। हमारे पीछे वह राक्षस वहाँ से बच निकला था और शायद जेनेट। तभी दिव्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, प्रीति, अब बस भागो, चाहे जो हो जाए। अगर जिंदा रहना है तो अपनी पूरी जी जान लगा दो। मैंने भी दिव्या का हाथ जोरों से पकड़ा और हम दोनों तेज़ी से दौड़ने लगे। पर उस राक्षस की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, मानो वह हमारे करीब आ रहा हो। मैंने माता रानी से प्रार्थना की और अपनी पूरी शक्ति झोंक दी भागने में। शायद यह माता रानी का आशीर्वाद था कि मुझे हल्का लगने लगा और मेरी तेज़ी बढ़ गई थी। फिर मुझे अपने सामने सुरंग का निकास दिखाया, जिसमें से रोशनी आ रही थी। मुंह में बड़ी राहत मिली कि अब हम दोनों जीवित बच जाएंगे। और आखिर में वहाँ से बाहर निकल ही आई। इतना तेज और इतनी देर तक मैं उन्हीं ज़िंदगी में कभी नहीं भागी थी। अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भागी थी, इसलिए थक कर मैं ज़मीन पर पड़ी थी। उस समय सूर्योदय हुआ ही था और सूर्य की रोशनी भी हर तरफ फैल चुकी थी। इतने दिनों बाद धूप को अपने चेहरे पर पाकर मुझे काफ़ी आनंद मिला। मैंने दिव्या का हाथ तब तक पकड़ ही रखा था। मैं दिव्या को गले लगाने और हमारे जीवित बचने की खुशी के लिए अपनी दाई ओर मुड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मेरे हाथ में केवल दिव्या का हाथ था, उसका पूरा शरीर गायब। फिर मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मीठी आँख अस्पताल में खुली। मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर अतुल सूर्यवंशी को राजेंद्र और शक था, इसलिए वह पुलिस का एक बड़ा दल लेकर उनका पीछा करते हुए आए थे और मैं उन्हें पहाड़ के पीछे उस सुरंग के निकास के पास ही पड़ी मिली थी। मैंने उन्हें सब सच बताया और उन्हें लगा कि इतनी यातना झेलने के कारण मेरे दिमाग पर असर हो गया है और मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेल खेल, जिस कारण मुझे यह भ्रम हुए। पुलिस ने विक्की और राजेंद्र को इस सीरियल किडनैपिंग और मर्डर का मुख्य आरोपी ठहराया, क्योंकि अतुल और अन्य कुछ लोगों को राजेंद्र पर शक होने लगा था और राजेंद्र के पास कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए उसने और उसके बेटे ने साथ में आत्महत्या कर ली, इन सुरंगों बारूदों से उड़ाकर, क्योंकि सुरंगों काफ़ी क्षति पहुंचती थी, इसलिए उसके अंदर जाकर खोजबीन करना मुश्किल था। पुलिस को राजेंद्र, विक्की और अन्य बंदी लड़कियों के शव नहीं मिले थे, इसलिए पुलिस ने मान लिया कि उन सब की मृत्यु हो चुकी है और उनके शव सुरंगों में ही दफन हो गए हैं। उन शवों को निकालने की बात हो रही थी, पर वह काफ़ी खर्चीला और जोखिम वाला काम है और शायद कभी ना हो पाए। साथ ही पुलिस को उस सुरंग के निकास के पास ढेर सारी राख और मानव हड्डियां मिलीं। मुझे लगता है कि वह उस राक्षस के अवशेष थे। शायद सूर्य की किरणों ने उसे
पल भर में राख कर दिया था, इसलिए वह रात को किडनैप भी करता था। पुलिस ने इन राख और हड्डियों को राजेंद्र और विकी द्वारा सबूत मिटाने की कोशिश करते समय हुई भूल बताई। मुझे कई महीनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा और मेरा इलाज होता रहा। सच क्या है वह मैं ही जानती हूँ और वह शायद हमेशा मेरे सीने में ही रहेगा। मुझे आज भी अफसोस है कि मैं दिव्या को बचा नहीं पाई। अब तक कई बार मेरे दिमाग में यह बात आई कि जब उस राक्षस ने दिव्या पर हमला किया तो वह मदद के लिए चिल्लाई क्यों नहीं। शायद वह मुझे डराना नहीं चाहती थी, जिस कारण मेरी गति कम हो जाती। शायद वह जानती थी कि वह राक्षस हमारे नज़दीक पहुंच चुका था और मुझे उससे बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया और मुझे पूरी शक्ति के साथ दौड़ने को कहा। या फिर इससे पहले वो मदद मांग पाती, उस शैतान ने उसे ख़त्म कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता। इस घटना के घाव मेरे लिए अब भी नहीं भरे हैं और मुझे आज भी डर लगता है रातों से, कहीं ऐसा ही कोई शैतान किसी कोने में छुपा न हो मेरे इंतज़ार में। पाठक को नाम नोट। नमस्कार सभी को। यह मेरी पहली कहानी थी और इसमें काफ़ी अशुद्धियाँ थीं, फिर भी आप सब ने इसे पढ़ा। आप में से कईयों को यह पसंद भी आई, इसलिए मैं इसका स्पिरिचुअल सीक्वल लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जिमी द किलर। सीक्वल में केवल मुख्य थीम या चीज़ ही समान होती है और पहली कहानी से उसका अधिक संबंध नहीं होता। यह एक नई कहानी है और बेहतर है, इसलिए अभी पढ़िए जिमी द किलर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।